नमस्ते लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर कक्षा। आज की इस कक्षा में अभी हम सिलसिला चल रहा है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सीरीज चल रहा है। तो अब अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो डिटेल में डिस्कस किया, क्वेश्चन को हल किया, वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा, आशा करता हूं। आज जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हम जा रहे हैं। मतलब समझिए क्या करने जा रहे हैं कि साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, उसी तरह से कॉस 45 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, tan 45 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसी को निकालने हम जा रहे हैं। ऐसे बाद में तो ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग को याद करने में आसानी होगी, बट थोड़ा सा समझ लेना बहुत जरूरी होता है किसी चीज के लिए। वो कहां से आया, वो कहां से आया। तो उसी तरह से साइन 30 कॉस 30 टेन 30, साइन 60 कॉस 60 टेन 60, साइन 0 कॉस 0 टेन 0 निकालेंगे। ठीक है, और साइन कॉस टेन निकल जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल भी निकल जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, पक्का चाहिए। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात होगी तो वहां राइट एंगल ट्रायंगल जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अच्छा, किस एंगल की बात हो रही है? 45 डिग्री की। यानी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन निकालना है फॉर एंगल 45 डिग्री। साइन थीटा लिखते हैं ना, थीटा के जगह पर ये एंगल हम फिक्स कर दिए 45 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये एंगल मेरा 45 डिग्री है। क्या मान लेते हैं? ये एंगल मेरा 45 डिग्री है। ठीक है, ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल B राइट एंगल है। हमको साइन 45 का वैल्यू निकालना है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा जो ज्योमेट्री लगाएंगे तो देखिए सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होगा 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी दिस इंप्लाई A का वैल्यू हमको नहीं पता, B का वैल्यू 90 डिग्री पता है, और C का वैल्यू मैंने जानबूझ के 45 लिया है क्योंकि हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है वो 45 डिग्री के लिए निकालना है, इसलिए मैंने इसको लिया है जानबूझ के। तो ये हो गया 180 डिग्री। दिस इंप्लाई एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 5 and 4 45 डिग्री। Therefore एंगल A इक्वल टू भी निकल गया आपको 45 डिग्री। यानी यदि इसको मैंने 45 लिया तो ये भी क्या निकल गया 45 डिग्री। अब किसी ट्रायंगल में यदि किसी एक ट्रायंगल में इन अ ट्रायंगल if two angles are equal, then side corresponding to that angles are also equal। यदि किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो एंगल के सामने इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एंगल के सामने के साइड भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके सामने AB इक्वल टू हो गया, इसके सामने BC हो गया कि नहीं हो गया?
क्योंकि ये देखिए ना आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? दो एंगल इक्वल है, मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये निकल गया। अच्छा, अब यदि हमको रेशियो निकालना है तो तो हमको कुछ मान लेना चाहिए। ए बी का कुछ मेजरमेंट और बी सी का कुछ मेजरमेंट ले लेना चाहिए। तो ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, से इट इज इक्वल टू ए यूनिट, इट इज इक्वल टू ए यूनिट। से मान लिया हमने ए बी इक्वल टू बी सी है, तो इसको हमने मान लिया ए यूनिट है। ए यूनिट मतलब कुछ भी, तो ये भी ए यूनिट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। इसको ए माना तो ये भी होगा, या ए इसको माना तो ये भी हो गया। ए यूनिट है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं आप, सी भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, क्यू भी मान सकते हैं। मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी। चूंकि हमको दिया हुआ फिक्स नहीं है 2 सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने उसकी जगह पे लिया ए कांस्टेंट के लिए, और यूनिट भी नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर है कि मीटर है, इसलिए मैंने लिखा उसको यूनिट। कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। अब यहां से देखिए कि हमको साइन 45 निकालना है। यहां से चलिए साइन 45 निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, किसी एंगल को थीटा मान सकते हैं। तो ये यदि एंगल को थीटा माने, इसके सामने ए बी परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? इसके सामने ए बी परपेंडिकुलर हुआ, और ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी बाई ए सी। इस एंगल के लिए कहते तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर था, बी सी बाई ए सी। चूंकि बी सी ए सी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां देखिए ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ए सी का वैल्यू हमको पता नहीं है। ए सी का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो सबसे पहला काम हमको अब करना है कि ए सी का क्या वैल्यू होगा। ए सी का क्या वैल्यू होगा? चलिए, तो ए सी का वैल्यू निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी आपने जूम कर लिया है ए यूनिट यानी ए स्क्वायर, बी सी को कर लिया है ए यूनिट यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। हमको निकालना है ए सी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। देयरफॉर ए सी इक्वल टू, देखिए 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, रूट 2 ही रहेगा। उसके बाद निकलेगा डेसिमल में निकलेगा, लेकिन अभी हम ऐसे ही रखते हैं। और ये डेसिमल में भी निकलेगा तो क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये चलते ही जाएगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक चलते जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ए स्क्वायर है तो ए आ जाएगा, यानी ए सी का वैल्यू हमको मिल गया। ए सी का वैल्यू हमको मिल गया। अब ए सी का वैल्यू हमको हो गया √2a। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं तो आराम से निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। देखिए निकालिए। फर्स्ट साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ए बी बाई ए सी। ए बी आपका कितना है? ए यूनिट। ए सी कितना निकला है? ए सी निकला √2a, निकला √2a यूनिट। यूनिट कट जाएगा, ए भी कैंसिल आउट, 1/√2 निकला नहीं निकला? दूसरा cos 45 डिग्री इक्वल टू, अभी मैंने इस एंगल को कंसीडर किया, इसको भी कर सकते हैं, दोनों एंगल से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एंगल को कंसीडर किया है, इसके लिए ये बेस हो गया BC, बेस हो गया BC, और हाइपोटेन्यूज आपका AC ही है। बेस का
मेजरमेंट है ए, हाइपोटेन्यूज AC आपने निकाल लिया है √2a, ये कट गया, क्या बचा 1/√2। नेक्स्ट चलिए थर्ड, tan 45 डिग्री इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस सेकंड के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, AB/BC, AB/BC इक्वल टू AB कितना है A यूनिट, BC कितना है A यूनिट, कैंसिल आउट 1, यानी tan 45 इक्वल टू 1। हो गया कि नहीं? अब इसके बाद इसी का रेसिप्रोकल सब होते जाएगा। यदि ऐसा है sin 45 इतना है तो cosec 45 जब हम निकालेंगे sin का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2 है, सिंपली ये √2/1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। cos का रेसिप्रोकल होता है sec 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। tan 45 डिग्री 1 है, cot 45 डिग्री इक्वल टू 1/tan 45 डिग्री 1। इस तरह से आप देखिए कि ये जो है sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1, cosec 45 उसी से निकल गया sec 45। सबसे मजेदार बात देखिए, साइन और कॉस इक्वल है, साइन और कॉस इक्वल है फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी यदि ये थीटा 45 डिग्री हो तो साइन और कॉस का वैल्यू इक्वल होता है। एक्यूट एंगल की बात मैं कर रहा हूं, साइन और कॉस का वैल्यू इक्वल होता है। देख लिए? अच्छा, अब 45 तो हमने निकाल लिया, अब 30 कैसे निकालेंगे, 30 का कैसे निकालेंगे, ठीक है? हमको 30 डिग्री। तो मान लीजिए हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि आप पूछिएगा कि फिर आप नया चीज कर दिए और हमको समझ में नहीं आया। आप लोग यही कहिए ABC। यदि इसको हमने 30 मान लिया, ये 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 30 120 और 180 में 120 घटाएंगे 60 डिग्री। अब यहां बताइए क्या प्रॉब्लम होने वाला है? ये दोनों एंगल सेम नहीं है। यदि हम इसको A मानेंगे तो इसको A नहीं लिख सकते हैं। तो इस फिगर से यदि हम चाहे निकालना तो दिक्कत यहीं पे आ रही है, दिक्कत नहीं पा रही है। यदि इसको A मानेंगे, चूंकि ये दोनों एंगल सेम नहीं है, इसलिए इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का ये साइड इक्वल नहीं होगा, तो फिर हमको कोई फायदा इसमें होने वाला नहीं है, अच्छा, एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे तो उसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो शायद उससे मेरी बात बन जाए, ये है मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC is an equilateral triangle। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने के पीछे इसमें मेरा रीजन ये है कि देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री। तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तीनों साइड भी इक्विलैटरल, तीनों साइड इक्वल, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में 60 डिग्री तो आया, लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बना। तो फिर जो राइट ट्रायंगल नहीं बना तो ये कहां से साइन कोसाइन कहां से निकालेंगे? मुश्किल है। तो फिर क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं किसी वर्टिसेस से। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ये हमको आसान लगेगा, इधर से देखने में आसान लगेगा, इसलिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, AD। क्या ड्रॉ कर देते हैं? परपेंडिकुलर। अब इसमें देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। अच्छा, यदि साइड को ये
ए माने तो ये भी ए होगा और ये पूरा साइड बीसी भी ए होगा, पूरा साइड बीसी भी ए ही होगा। मतलब लेट ए बी तीनों इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए। मान सकते हैं? ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी या हम प्रूफ कर देंगे। अब हमको बीडी, यदि इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, ये साइड दिया हुआ है, ये पूरा साइड दिया हुआ है, ये साइड पता नहीं है। यदि ये साइड पता कर लें तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चल जाएगा, तो sin 60 cos 60 tan 60 हम निकाल सकेंगे। यानी यदि हमको BD का वैल्यू पता चल जाए देन हम जो है AD निकाल लेंगे, और जब AD और BD निकाल लेंगे, BD और AD निकाल लेंगे, तो इस 60 के लिए हम ए के टर्म में ही ये भी आ जाए, तो चूंकि ए माने हैं तो हो सकता है ये ए के टर्म में आ जाए, तो फिर ये ए के टर्म में आ जाएगा। तो हम sin 60 cos 60 और tan 60 निकाल सकते हैं। तो आवर फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BD एंड AD। अच्छा, अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 9th में आप लोग कंग्रुएंसी चैप्टर में पढ़े होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में perpendicular drawn from a vertex to the opposite side bisect the opposite side। bisect यानी इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ठीक है, मान लीजिए नहीं याद आ रहा है तो हम बता देते हैं। देखिए लीजिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे, क्योंकि इक्वल पार्ट में बांटता है, मतलब इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है। तो दो ट्रायंगल लेंगे, एक में ये है एक में ये है, उसको कंग्रुएंट कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी सब तरह से बराबर। तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD ले लिए। ठीक है, अब देखिए ये तो गिवन है ना, अभी हमने माना है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AB इक्वल टू AC, इट इज गिवन। ठीक है, अच्छा ये साइड देखिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में ये साइड कॉमन है कि नहीं है? AD इक्वल टू AD कॉमन। ठीक है, ये एंगल देखिए 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, यानी इस ट्रायंगल में एंगल ADB इक्वल टू इस ट्रायंगल में एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन किया हमने ऐसा। अच्छा, अब यहां देखिए कौन सा कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया लग रहा है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, उसमें देखिए हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल R, हाइपोटेनस इक्वल H, और दोनों का एक साइड इक्वल है RHS बाई RHS बाई RHS बाई RHS। ट्रायंगल ABD इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। हो गया कि नहीं हो गया? अब जब ये ट्रायंगल इसके कंग्रुएंट हो गया तो दो चीज मिल गया हमको। देखिए ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो गया। क्या क्या मिला हमको? BD इक्वल टू मिल गया DC या CD जो भी लिखना हो, और BAD एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। चूंकि ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो थर्ड साइड जो बचा ये आपस में बराबर हुआ, इसके सामने का एंगल भी बराबर हो गया। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? आप देखिए, यदि हम ऐसा कर दिए
तो BD का वैल्यू क्या हो गया, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC यहां लिखते हैं। अब हमने प्रूफ कर दिया BD इक्वल टू DC, मतलब ये D पॉइंट ये इक्वल टू ये है, D पॉइंट BC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब BD जो है BC का आधा है और DC भी BC का आधा है, हाफ BC। और हाफ BC का मतलब हुआ हाफ इंटू A, यानी A बाई 2 यूनिट। अब ये समझ गए, ये भी आपको BD निकल गया A बाई 2 यूनिट, निकल गया कि नहीं? यानी ये A के टर्म था, ये भी A के टर्म में निकल गया, ठीक है। और इसको देखिए BAD, सिंस BAD इक्वल टू एंगल CAD, BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये एंगल BAD इक्वल टू CAD, यानी ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट में बांटना। तो बताइए कि 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, यानी हाफ ऑफ एंगल BAC इक्वल टू हाफ इंटू 60 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। यानी हमको ये एंगल निकल गया 30 डिग्री, वहां मार्क कर देते हैं, ये यहां से यहां तक का एंगल 30 डिग्री। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इसी ट्रायंगल में जैसा पहले हम बना रहे थे, इसी ट्रायंगल में ये एंगल 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये A हो गया, ये A बाई 2 हो गया। फ्रेश ट्रायंगल बना देते हैं। यही ट्रायंगल है, देखिए ये हो गया, ये है B, ये है D, ये है A, ये है 30, नया वाला में देखिए ये 30 है कि नहीं, ये है A, उसके करस्पॉन्डिंग ये है A बाई 2 यूनिट, ये है A यूनिट, हुआ कि नहीं हुआ। ये है 60। अब इसी ट्रायंगल को यूज करके हम 30 और 60 दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, यदि ये AD साइड हमको पता हो जाए, AD पता हो जाए। BD तो हमने पता कर लिया, अब AD कैसे पता करेंगे, तो AD पता करेंगे यहां से, AB हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, BD मतलब जो भी है, एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, दूसरा साइड निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। BD हमको दिया हुआ AD निकालना है, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। AB A स्क्वायर, BD A बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, दिस इंप्लाई AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, 3A स्क्वायर अपॉन 4, ठीक ये है। अच्छा, therefore AD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर अपॉन 4, ऊपर वाला स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करिए, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर ही रह जाएगा, A स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, A बाहर आ जाएगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 आ जाएगा, मतलब हमको AD निकल गया √3/2A यूनिट, निकल गया। अब इस ट्रायंगल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए इसमें 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। पहले मैं 30 डिग्री के लिए निकालता हूं, किसके लिए निकालता हूं, 30 डिग्री के लिए। तो फॉर दिस एंगल 30 डिग्री, ये जो हो जाएगा BD, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, अपोजिट है, AD हो जाएगा बेस और AB हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक ही बार में लिख देते हैं, फॉर एंगल
BAD, BAD दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। BAD क्या क्या लिखना चाहते हैं हम? इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया? BD। ठीक है, अच्छा ये जिस पे एंगल बना रहा है ये अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया BD, और जिस पे ये एंगल बना रहा है वो हो गया बेस, यानी बेस हो गया आपका AD और हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड AB हो गए। हो गया। अब निकालना है हमको साइन 30। क्या निकालना है? साइन 30, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, फॉर दिस 30 डिग्री मैंने पहले लिख दिया है, P है BD, यानी BD H है AB, AB। इस 30 डिग्री के लिए, इस 30 डिग्री के लिए मैं बात कर रहा हूं। BD अपॉन AD, AB, BD आपका है A/2, AB आपने निकाला है अभी, कहा निकाला? अच्छा AB तो लिया है हमने, A क्या लिया है? A, तो ये हो गया A/2 इंटू A, नीचे ही A है तो ये A कट गया, यानी 1/2। साइन 30 इक्वल टू 1/2। इससे निकल गया हमको इसका रेसिप्रोकल कॉसेक 30, कॉसेक 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2। निकल गया। दूसरा cos 30 इक्वल टू cos 30 B/H, B/H, B क्या है आपका? AD है ना, 30 के लिए B AD अपॉन H है AB, AB। AD का वैल्यू आपका है √3a/2 डिवाइडेड बाय AB का वैल्यू है A, A कट गया, यानी आपको बचा √3/2। बचा कि नहीं बचा? तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक 30, थीटा लिखने की आदत हो गई है, कॉसेक 30 इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 2/√3। तीसरा tan 30 P/B, P/B, BD अपॉन AD। BD का वैल्यू आप यहाँ फोटो में देख लीजिए, BD A/2 अपॉन AD का वैल्यू, AD का वैल्यू √3a/2, यानी A/2 इंटू 2/√3a, 2 कैंसिल, A कैंसिल, 1/√3। अब इसी का रेसिप्रोकल यदि निकालेंगे तो वो हमको मिल जाएगा cot 30। क्या मिल जाएगा? cot 30 डिग्री इक्वल टू रेसिप्रोकल 10 का रेसिप्रोकल, यानी हो जाएगा ये √3। ये आपका 30 डिग्री के लिए, फॉर 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, cosec 30 साइन का रेसिप्रोकल 2, sec 30 cos का रेसिप्रोकल 2/√3, tan 30 1/√3, cot 30 tan 30 का रेसिप्रोकल √3। इस तरह से हमने साइन 30, cos 30, tan 30 और बाकी डिवोटिव रेशियो का वैल्यू 30 डिग्री के लिए निकाल लिया। अब हमको इसी ट्रायंगल से 60 डिग्री का भी निकालना है, क्योंकि इसी ट्रायंगल में ये एंगल देखिए 60 डिग्री है, ये एंगल क्या है? इसी राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री है। इसके लिए बस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो अब हम क्या करते हैं, इस साइड वाला हमको मिटा देना है। अब आइए, फॉर ये एंगल 60 डिग्री है, फॉर एंगल ABD, फॉर एंगल ABD दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका इस एंगल के लिए ये P हो जाएगा, P अपोजिट टू द एंगल AD हो जाएगा। ये आपका है
√3/2a। बी देखिए कौन सा हो जाएगा, इस एंगल, इस बेस से ये एंगल बन रहा है, तो BD हो जाएगा बेस, BD हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा a/2। यूनिट नहीं लिख रहे हैं। और इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है, यानी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AB, दैट इज इक्वल टू a। हो गया। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, √3a/2, ये बेस हुआ कि नहीं a/2, और ये हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड है। अब निकालते हैं sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, P/H, P आपका क्या है AD, H क्या है AB, AD कितना है √3/2a अपॉन a, कैंसल, क्या बच गया √3/2, बचा कि नहीं बचा, यानी sin 60 इक्वल टू हो गया √3/2। इससे हमको मिल जाएगा cosec 60, रेसिप्रोकल ऑफ sin 2/√3। पहला तो हो गया। दूसरा चलिए, cos 60 डिग्री इक्वल टू B/H, B 60 डिग्री के लिए B क्या है BD, और H तो लॉन्गेस्ट साइड होता ही है AB, BD का वैल्यू a/2/a, इसके नीचे कुछ नहीं 1, a/2 इंटू 1/a, a कैंसिल, 1/2, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो दिस इंप्लाई sec 60 यदि हमको निकालना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ cos 1/2 है, 2 हो जाएगा। थर्ड, tan 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री के लिए tan P/B, तो 60 डिग्री के लिए P है AD, यहां भी मैंने लिख दिया है, P है आपका AD, B है आपका BD, AD का वैल्यू है आपको √3/2a अपॉन BD का वैल्यू है a/2 इक्वल टू √3a/2 इंटू 2 ऊपर चला गया, a नीचे आ गया, a कैंसिल आउट इक्वल टू √3। tan 60 का वैल्यू आपको आ गया √3। दिस इंप्लाई, अब यदि हमको cot 60 निकालना है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/√3। इस तरह से ये मैंने आपको बताया कि फॉर स्पेसिफिक एंगल 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमने साइन, कॉस, टेन, यानी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसका वैल्यू क्या होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइड का मेजरमेंट क्या है, यह ठीक है। अच्छा, अब बची बात ये 0 डिग्री और 90 डिग्री का कैसे वैल्यू निकालेंगे। 0 डिग्री तो कोई एंगल होता नहीं है, और ये 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल जो है 90 डिग्री हो नहीं सकता है। किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी को कंट्राडिक्ट कर देगा, ठीक है। इसीलिए, लेकिन फिर भी ये एज ए एक्सियम यूज होता है, 0 और 90 डिग्री का वैल्यू साइन कॉस टेन के लिए क्या होगा, वो एज ए एक्सियम मान लिया गया है कितना होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट्स करेंगे हम कि कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा। पहले 0 डिग्री के लिए डिस्कस करते हैं। लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ए लिया, ए बी सी, ये जो एंगल है कुछ मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। इस थीटा के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H। अब जरा सोचिए, ये थीटा 0 डिग्री के आसपास कैसे पहुंच सकता है, 0 डिग्री के आसपास कैसे पहुंच सकता है। देखिए इसको हम पहुंचाते हैं, देखिए ये थीटा है, यदि इसके लेंथ को कम करते जाए, इसके लेंथ को कम करते जाए, ये देखिए थीटा जो इतना बड़ा था घट के इतना बड़ा हुआ कि नहीं,
और कम कर दें, ठीक है। थीटा और घट के कम हुआ कि नहीं हुआ, और कम कर दें तो थीटा ये पूरा बड़ा था, अब इतना ही बड़ा बचा कि नहीं, और कम कर दें तो थीटा और छोटा होते जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा छोटा होते जाएगा। हाँ लिखिए क्या लिखते थे, ठीक है, छोटा होते जाएगा। यानी यदि ए बी को हम डिक्रीज करते जाए, ए बी को क्या करते जाए, डिक्रीज करते जाए, ए बी को डिक्रीज करते जाए, यानी ए बी का लेंथ टेंड्स टू जीरो, यानी जीरो की तरफ लेते जाए। ए बी का लेंथ अभी इतना लंबा था, छोटा करते 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 बहुत छोटा और छोटा और छोटा, ए बी टेंड्स टू जीरो, when ए बी टेंड्स टू जीरो। तो जैसे जैसे ए बी का इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, बीसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, एसी को भी चेंज, एसी चेंज हो रहा है कोई बात नहीं है, बीसी को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे 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 ए बी नीचे आते जाएगा, ए पॉइंट, कौन सा, ए पॉइंट नीचे आते जाएगा, तो ये जो ए बी का लेंथ है घट के ए डैश बी, ए डबल डैश बी, ए ट्रिपल डैश बी, ए फोर डैश बी छोटा होते जाएगा, यानी टेंड्स टू जीरो, मैंने उस लेंथ मतलब जीरो के करीब पहुंचेगा, जीरो नहीं, जीरो के करीब पहुंचेगा। उस केस में क्या होगा, थीटा भी ये घटते जाएगा, थीटा घटते 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 थीटा भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा भी घटते घटते जीरो हो जाएगा, यानी ऐसा कुछ बनेगा ट्रायंगल, थोड़ा हम बड़ा कर दिए, इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा, कितना छोटा ट्रायंगल बन गया। अब ये एंगल कितना छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया कि नहीं। तो आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि इसमें ये ए बी आपका क्या था, इस एंगल के लिए ए बी क्या था, परपेंडिकुलर था, यानी परपेंडिकुलर जो है टेंड्स टू जीरो, परपेंडिकुलर टेंड्स टू जीरो, यही मतलब हुआ टेंड्स टू जीरो। परपेंडिकुलर जीरो की तरफ बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर जीरो की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। और तो हाइपोटेन्यूज जो एसी है, हाइपोटेन्यूज एसी है, वो करीब करीब इस बीसी के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ईसी एकदम जो है करीब करीब बराबर हो जाएगा बीसी का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी बी और एच इक्वल हो जाएगा, बी और एच इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये बेस है, जब ये ऐसे ऐसे आएगा, एक समय आएगा कि ये AC जो आपका हाइपोटेन्यूस है AC, ये BC के करीब करीब बराबर हो जाएगा, BC के करीब करीब बराबर हो जाएगा, यानी ये हाइपोटेन्यूज और बेस जो है ऐसे लगेगा कंसाइड कर गया, एक दूसरे पे कंसाइड कर गया, इक्वल हो जाएगा, और ये जो है करीब करीब जीरो के हो जाएगा, करीब करीब जीरो के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करीब करीब जीरो को हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब p का वैल्यू करीब करीब जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये जीरो हो गया थीटा, तो अब देखिए, लिखिए फॉर्मूला, यहीं से लिखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, p बाई एच इक्वल टू ए बी बाई ए सी होता है, ठीक है। अब ये थीटा जो है करीब करीब जीरो हो रहा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं, करीब करीब जीरो हो रहा है। उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, p जीरो के लिए बराबर हो रहा है, जिससे मिला है ए बी जो है करीब करीब जीरो के बराबर हो रहा है, ए बी करीब करीब जीरो के बराबर हो रहा है, और ए सी का वैल्यू बी सी के बराबर हो जा रहा है, या जो भी हो जा रहा है, लिख सकते हैं AC का वैल्यू BC के बराबर हो जा रहा है। तो जीरो को किसी नंबर से, BC का तो कुछ वैल्यू होगा ना, BC का तो कुछ वैल्यू होगा, BC का कुछ वैल्यू होगा, तो जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये जीरो आएगा,
क्या आएगा? 0 आएगा। समझिए बात को। जब ये थीटा एंगल है, ये बेस इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। थीटा को 0 करना है, थीटा को हमको 0 के लिए निकालना है। धीरे 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 इसको छोटा करते 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 किसी समय ऐसा आएगा कि ये करीब करीब 0 हो जाएगा। तो ये भी तो छोटा होते होते एकदम 0 के आसपास आ जाएगा कि नहीं? और ये हाइपोटेन्यूज BC के करीब करीब इक्वल हो जाएगा कि नहीं? तो P/H AB/AC, P करीब करीब 0 हो गया, AC BC के बराबर हो गया। BC का जो भी लेंथ है वो कांस्टेंट रहा, BC का जो भी लेंथ है वो कांस्टेंट रहा। AC तो घटा लेकिन BC का लेंथ कांस्टेंट रहा। BC तो 0/BC यानी हो गया 0। इससे पता चला कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 के आसपास आता, ये 0 का वैल्यू 0 ही हो जाता है, आसपास आता मतलब टेंड्स टू 0। तो इसको लोगों ने एक्सियम माना। क्या माना? एक्सियम। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि ये 0 हो जाएगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। यदि ये 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल कहां से बनेगा? 0 होने का मतलब क्या? एक लाइन पे दूसरा लाइन ओवरलैप कर गया, ट्रायंगल बना नहीं। ट्रायंगल को बनने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए ना, तो ट्रायंगल बना ही नहीं। इसलिए हम ये जूम किए कि यदि ये इफ दिस एंगल टेंड्स टू 0, दिस एंगल टेंड्स टू 0, AB will also tends to 0। AB टेंड्स टू 0 मतलब परपेंडिकुलर टेंड्स टू 0। AB करीब करीब 0 हो जाएगा तो, और AC जो है AC हाइपोटेन्यूज में घटते हुए BC के बराबर हो जाएगा। तो रेशियो कुछ इस तरह से आएगा तो 0 के अप्रोचिंग हो जाएगा। साइन 0 के अप्रोच करेगा, तो यदि एंगल 0 के अप्रोच करेगा तो साइन भी 0 के तरफ अप्रोच करेगा। इसलिए एज एन एक्सियम इसको मान लिया, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसी में आइए सेम चीज, अब निकालते हैं cos 0 डिग्री B/H। B तो BC ये तो कांस्टेंट रहा, इसको हमने घटाया बढ़ाया नहीं है। H देखिए जब ये 0 डिग्री के आसपास हुआ तो ये जो H हाइपोटेनस है यानी AC जो है AC देखिए AC जो है BC के इक्वल हो गया। AC क्या हो गया है? BC के इक्वल हो गया है। ठीक है। कब? जब थीटा टेंड्स टू 0 देन AC जो है करीब करीब बराबर हो गया है BC। देखिए ना, AC करीब करीब बराबर है BC। दिख भी रहा है ना, AC जो है लग रहा है का BC, ये नापेंगे बहुत कम का डिफरेंस होगा। AC और BC इक्वल हो गया, यानी ये BC कट गया होगा। cos 0 इक्वल टू हो गया। अच्छा, tan का वैल्यू निकालते हैं। tan 0 डिग्री इक्वल टू sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो 0/1 इक्वल टू 0, यानी tan 0 डिग्री। यही एक्सियम है, क्योंकि इसको हमने करीब करीब किया है। क्योंकि यदि एग्जैक्ट 0 डिग्री एंगल हो जाए तो ट्रायंगल ही संभव नहीं है। ट्रायंगल को संभव होने के लिए ये 0 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है। तो इससे अब आपको ये मिल गया कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। अब हमको निकालना है cosec 0 डिग्री। cosec होता है 1/sin 0 डिग्री, 1/sin 0 डिग्री है 0। किसी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। ट्रिग्नोमेट्री में लोग ले लेते हैं इन्फिनिटी, बट ये इन्फिनिटी कहलाता नहीं है। ये इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं, इन्फिनिटी आगे जाएंगे तो और उसमें ऐड करते जाएंगे, तो इन्फिनिटी कुछ होता नहीं, एक एजम्पशंस है।
तो इसको बोलते हैं किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनडिफाइंड, यानी कॉसेक जीरो का वैल्यू अनडिफाइंड। सेक जीरो, एक जीरो डिग्री, 1 बाई कॉस जीरो डिग्री, 1 बाई कॉस जीरो डिग्री, 1 है, 1 बाई 1 1। कॉट जीरो डिग्री, कॉट जीरो डिग्री, कॉट क्या होता है 1 बाई tan जीरो डिग्री, 1 बाई tan का वैल्यू क्या आया है 0, तो ये क्या हो गया फिर अनडिफाइंड। क्या हो गया अनडिफाइंड। इसका मतलब हुआ कि कॉसेक जीरो अनडिफाइंड हो गया, सेक जीरो का वैल्यू 1 हो गया, कॉट जीरो अनडिफाइंड हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं कॉसेक जीरो डिग्री बराबर अनडिफाइंड, कॉस जीरो डिग्री सेक जीरो डिग्री, सेक जीरो डिग्री बराबर 1 एंड कॉट जीरो डिग्री अनडिफाइंड। इसी तरह से हम 90 डिग्री के लिए भी इसी एक्सियम को थोड़ा समझेंगे। ये है एक्सियम, ये प्रूफ तो हो नहीं सकता है, इसी एक्सियम को थोड़ा समझेंगे। फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए बी सी हो गया, ये 90 डिग्री। अब देखिए ये थीटा, और हमको निकालना है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री, ये निकालना है। तो अब इसके लिए कैसे निकालेंगे? ये तो साइन 90, किसी भी साइन का वैल्यू क्या होता है P अपॉन H, कॉस B अपॉन H, टेन का होता है P अपॉन B। तो इस एंगल के लिए ये तो P होगा, ये तो B होगा, ये तो H होगा। अब इस एंगल के लिए कैसे उसको किसको बेस माने, किसको हाइपोटेन्यूज माने, ठीक है? क्योंकि इसको मान लीजिए हम बेस मान लें, इसको बेस मान लें, इसके अपोजिट साइड वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो वो तो संभव है नहीं, ठीक है? तो आप देखिए वही लगाएंगे, एस्टिमेशन क्या करेंगे, एस्टिमेशन टेंड्स टू जीरो करेंगे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, उस बार हमने क्या किया था, बेस को कांस्टेंट रखा था, बेस को कांस्टेंट रखा था। इस बार हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कांस्टेंट रखेंगे। परपेंडिकुलर क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। इस लाइन को, अब इस थीटा को बड़ा करना है ना, इस थीटा को हमको बड़ा करना है, बड़ा करना है। देखिए इस लाइन को ऐसे लाइए, इस एंगल से ये बड़ा एंगल हो गया, और ऐसे लाइए, क्योंकि बड़ा करना है ना, छोटा करना होता तो ऐसे इधर घटाते, लेकिन अब इसको इधर ला रहे हैं और बड़ा हो गया। कोई एक समय आएगा कि देखिए ऐसा आ जाएगा, यानी ये C जो है यहाँ C डैश, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश और छोटा कर दे, और मतलब इस डिस्टेंस BC को और छोटा कर दे, BC को और छोटा कर दे, ये भी यही रहने दे, BC को बहुत छोटा कर दे, ये हो गया, ठीक है? ये 90 है। अब इस केस में ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, इसी एंगल के ले रहा है ना, इसी एंगल, और ये मेरा बेस है। देखिए क्या किया, व्हेन BC tends to 0, that is base of the triangle tends to 0, base of the triangle tends to 0। जैसे 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 ये बेस घटेगा, ये हाइपोटेन्यूज जैसे जैसे घूमते आएगा और ये एंगल बढ़ते जाएगा, एक समय आएगा ये वाला जो एंगल है, ये एंगल देखिए, एंगल C will approach to 90 डिग्री। B जब 0 होगा तो एंगल ACB that is theta will approach to 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? ये
ये बढ़ते जाएगा यहाँ इधर इधर आते जाएगा, ठीक है ना, दोनों लग रहा है, दोनों 90 डिग्री हो गया, दोनों ये भी और ये भी 90 डिग्री हो गया। व्हेन B यानी BC टेंड्स टू जीरो, BC टेंड्स टू जीरो, B टेंड्स टू जीरो, तो ACB एंगल जो थीटा है वो टेंड्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को यदि आप एनालिसिस करें तो आप मान सकते हैं कि नहीं, BC जो है करीब करीब जीरो हो गया, BC करीब करीब जीरो हो गया, टेंड्स टू जीरो, करीब करीब जीरो हो गया। अच्छा, AB और AC करीब करीब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए AB और AC करीब करीब बराबर हो गया कि नहीं? इक्वल, एकदम इक्वल नहीं होगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। स्पेस कोइंसाइड करेगा तभी इक्वल होगा, एकदम इक्वल नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा इक्वल होने से। लेकिन करीब करीब इक्वल हो गया कि नहीं? तो BC जीरो हो गया, AB इक्वल टू AC हो गया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो अब देखिए हम निकालते हैं इस ट्रायंगल के लिए, इसी ट्रायंगल के लिए एंगल C थीटा 90 डिग्री के आसपास हो गया, और थीटा जो है करीब करीब 90 डिग्री हो गया। ये थीटा, ये ACB करीब करीब 90 डिग्री हो गया। अब निकालिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इस एंगल के सामने, बस इस एंगल के सामने P बाई H, अभी H यही है, B यही है, तो P बाई H, P क्या है आपका AB, H क्या है AC, क्या हुआ है AB और AC करीब करीब बराबर हो गया, यानी ये AB बाई AB लिख सकते हैं, और ये करीब करीब 1 के बराबर हो गया। मतलब जब थीटा 90 के अप्रोच किया, जब थीटा 90 के अप्रोच किया तो उसका साइनसॉइडल जो है 1 के अप्रोच किया, तो यानी हम एज्यूम कर लें कि एकदम जब थीटा 90 हो जाएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। cos 90 डिग्री B बाई H, B क्या हो गया? BC बाई H AC। अब यहाँ देखिए BC टेंड्स टू जीरो, तभी ये थीटा 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है। BC टेंड्स टू जीरो यानी करीब करीब जीरो हो चुका है, अपॉन AC यानी क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब हुआ कि हम ऐसा देख रहे हैं कि जैसे थीटा 90 की तरफ बढ़ता है, थीटा बढ़ते बढ़ते 90 के करीब करीब पहुंचता है, तो वो थीटा 90 के करीब पहुंचता है, तो cos थीटा का वैल्यू करीब करीब जीरो की तरफ पहुंच रहा है, इसलिए जूम कर लिया गया cos 90 डिग्री इक्वल टू जीरो। अब tan 90 डिग्री इक्वल टू P बाई B, P जो है AB बाई B हो गया BC। अब यहां ध्यान दीजिए AB बाई BC इज अप्रोचिंग टू जीरो, यानी करीब करीब जीरो, अनडिफाइंड, किसी चीज को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जब थीटा 90 के आसपास आएगा, when थीटा टेंड्स टू become 90 degree, then this BC tends to be zero, BC tends to be zero, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब AB बाई समथिंग होगा, दैट इज AB बाई BC होगा, जो BC की जीरो की तरफ आ रहा है, करीब करीब जीरो हो रहा है, BC करीब करीब जीरो हो रहा है, तो करीब करीब जीरो हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा सा क्वांटिटी होगा। लेकिन इसको एज्यूम किया गया, लेकिन यदि 90 पहुंच जाए तो ये रेशियो AB अपॉन जीरो हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1, cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0, एंड tan 90 डिग्री इक्वल टू होता है अनडिफाइंड। अब इससे देखिए कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक 90 डिग्री 1 बाय साइन 90 डिग्री 1 बाय 1 दैट इज 1। इससे निकालना है आपको सेक 90 डिग्री,
इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल यानी 1/0 दैट इज अनडिफाइंड। अब इससे निकालना है कॉट 90 डिग्री। अब यहां से मत निकालिए, यहां से निकालिए। कॉट 90 डिग्री इक्वल टू कॉट क्या हो जाएगा, 10 होता है p/b। कॉट क्या हो जाएगा, b/p। b क्या है, टेंस टू जीरो यानी BC/b हो गया। AB तो BC टेंस टू 0/AB इक्वल टू क्या हो गया, 0। कॉट 90 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कॉट 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री बाई साइन 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0, साइन 1 दैट इज 0। इस तरह से हमने ये जो स्पेसिफिक एंगल है इसके लिए साइन, कॉस, टैन और उसका जो रेसिप्रोकल है उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लिया। अब जो है आज का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, इतना को याद कैसे रखेंगे, एक हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, इधर जो है रहेगा हमारा साइन कॉस 10, यानी इधर रहेगा टेन रेशियो और इधर रहेगा एंगल का वैल्यू। ठीक है, तो एंगल का वैल्यू 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। इतना ही याद करना है आपको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन यानी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। साइन वाले को थोड़ा बड़ा रखते हैं। उसके बाद आएगा कॉस, उसके बाद आएगा टैन। बन गया एक मैट्रिक्स। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। साइन वाले में क्या लिखने जा रहे हैं, 0 है ना, ठीक है, 0 से शुरू करते हैं। इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0/4। अब ये नहीं पूछना क्यों कर रहे हैं, ये हमारे गुरुजी ने सिखाया इसलिए आपको सिखा रहे हैं। 0/4 लिखे। इसका नेक्स्ट 1/4, 0/4, 1/4 ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। यहां भी 0, 1 असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। 2/4 इसको लिखेंगे 3/4, इसको लिखेंगे 4/4। देखिए, अच्छा अब बताइए 0 को 4 से जब आप डिवाइड करिएगा, 0 को 4 से नेचुरली 0 आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर में बटा 0 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी इसका वैल्यू हो गया 1/2। साइन का वैल्यू 0 का 0, 30 का 1। यहां देखिए, यहां इसको हम पहले ये कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी हो गया हमारा 1/2। हो गया कि नहीं, 1/2। इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, 1/√2। साइन का 0। अब यहां तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा नहीं, तो सीधा सीधी क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 का स्क्वायर रूट रहेगा, ये फिर सिंपलेस्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 दैट इज 1। अब देखिए साइन का वैल्यू आपको
निकल गया, यानी ये हो गया साइन 0 इक्वल टू हो गया आपको 0, साइन 30 इक्वल टू हो गया 1/2, साइन 45 इक्वल टू हो गया 1/2, साइन 60 इक्वल टू हो गया √3/2 और साइन 90 इक्वल टू हो गया 1/2। आप चाहे तो जब एग्जाम का पीरियड हो तो 2 मिनट निकाल के इस टेबल को बना लीजिए, यदि इस तरह के सवाल में उसको यूज करना है तो। अब कॉस में कुछ नहीं करना है, यहां से इसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 1√3/2 1/2 1/2 0। क्या कर दिए, यहां लास्ट में 1 था, यहां फर्स्ट कर दिए, सेकेंड लास्ट में था, यहां सेकेंड कर दिए, थर्ड लास्ट में था, थर्ड कर दिए, ये सेकेंड था, यहां कर दिए, हो गया। अब 10 का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस कर दिए, साइन बाय कॉस 0/1 0/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0। अच्छा 1/2/√3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। यहां देखिए 1/√2/1/√2 दोनों कैंसिल 1। यहां देखिए √3/2/1/2 डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बचेगा √3, 1/0 अनडिफाइंड। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी टेबल को आप जो है बना लेते हैं तो आपको आराम से याद रह जाएगा, आपको आराम से याद रह जाएगा। यानी आपको 10 का वैल्यू क्या आया, एक बार लिख लीजिए। 10 का वैल्यू आपको आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 1/√3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये √3 आ रहा है, ये अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है। अब इसी का रेसिप्रोकल करके यदि आप चाहें तो कॉसेक का वैल्यू भी लिख सकते हैं, कॉसेक का वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। अब यहां एक चीज और जो मार्क करने वाली है, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। मतलब इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग, साइन का थीटा एंगल इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है, साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है। यहां देखिए कॉस में देखिए, जब ये एंगल इंक्रीज कर रहा है कॉस का वैल्यू घट रहा है, हाईएस्ट वैल्यू 1 है, कॉस का वैल्यू घट रहा है, कॉस का वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब इफ थीटा इज इंक्रीजिंग देन cos theta is decreasing। हो रहा है ना, 1 से 0 आ रहा है, घट रहा है, यहां 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है। 10 में देखिए जब थीटा इंक्रीज कर रहा है, 0 है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और बड़ा हो गया, अनडिफाइंड तो बहुत बड़ा हो गया। अनडिफाइंड को ट्रिग्नोमेट्री में लोग एज एन इन्फिनिटी मान लिया करते हैं। तो इससे क्या कैलकुलेशन निकला, इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, theta is increasing, tan theta is also increasing। यानी यदि एंगल इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है और tan थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि साइन बड़ा, साइन ऊपर में वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कॉस में उल्टा हो रहा है। कॉस में जब एंगल इंक्रीज कर रहा है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है। That's all about the trigonometric ratio for specific angle। कैसे याद करना है ट्रिक बता दिया, कहां से आया वो बताया, क्योंकि वो कंसेप्ट जब आपको याद रहेगा
तो जैसे यह डिफाइंड कैसे हुआ, जीरो कैसे हुआ, ये सब चीजें कुछ कुछ याद रह जाएगी, दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में क्या करेंगे हम, इसी स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड 2-4-10 जो भी होगा एनसीईआरटी में या और अदर बुक में, पहले उसके सवाल को लेकर के कुछ आपको इसका यूजेज, क्या यूजेज हैं उसको समझाने का प्रयास करेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट सेक्टर में जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो को गौर से देखा, धन्यवाद। और शेयर करना मत भूलिए। जितने लोगों को विद्या बांटी जाएगी उतना पुण्य का काम है, और हमको तो आशीर्वाद मिलेगा ही। थैंक यू, गुड नाइट।